फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वीना और आज इस क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म की जानकारी हो जाएगी। साइकोलॉजी से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से संप्रदाय हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पॉज तो नहीं हुआ है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड इन विच यूनिवर्सिटी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई? तो देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की फर्स्ट जो लेबोरेटरी है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी है, वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई? तो ऑप्शंस हैं, वो हैं हांगकांग, स्विट्जरलैंड, लिप्जिग, ऑस्ट्रिया। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। ओके, तो आंसर जो है वो लिप्जिग है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो कि आंसर है वो है लिप्जिग। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि लिप्जिग से रिलेटेड या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। जैसे यहाँ जब है कि लिप्जिग में हुआ तो एक क्वेश्चन तो यही उठता है कि लिप्जिग है कहाँ, किस कंट्री में है? तो ये जानना होगा कि लिप्जिग जो है ना वो जर्मनी में है। जर्मनी में है ये। ओके, सबसे पहले जर्मनी में है ये। सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि लिप्जिग में इसकी स्थापना जो हुई वो फर्स्ट लेबोरेटरी की, वो कब हुई? तो वो आपको देखना होगा कि 1879 में इसकी स्थापना हुई है। तो 3 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से निकल के आते हैं। वो है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिग यूनिवर्सिटी में हुई। अब यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो वो है आपको जर्मनी में। जर्मनी में एस्टैब्लिश हुआ। जर्मनी में कब हुआ? तो 1879 में हुआ। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वो है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो द सेकेंड क्वेश्चन इज, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम। ऑप्शंस में पहला क्या है? मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवाद, फंक्शनलिस्ट, संरचनावाद, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स या ग्रीक दार्शनिक। तो हमें समझना होगा कि स्कूल या संप्रदाय है क्या। स्कूल या संप्रदाय, जब साइकोलॉजी की स्थापना हुई तो कुछ अलग अलग मान्यता वाले लोग जुड़ते चले गए और उन विचारधारा के लोगों के साथ कुछ और लोग जुड़ते चले गए। जैसे जब मनोविज्ञान, चूंकि हम सभी को मालूम है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था, यानी फिलॉसफी का एक अभिन्न अंग था। और फिलॉसफी से इसको मुक्त किसने किया? विलियम वुंट ने किया। कब किया? 1879 में किया। कहाँ इसकी एस्टैब्लिश की एक प्रयोगशाला? वो लिप्जिग में की। लिप्जिग कहाँ है? जर्मनी में है। तो ये सारी चीजों के बारे में जब हम समझ रहे हैं तो उन्होंने जब अलग किया तो उनकी एक विचारधारा थी। उनका ये मानना था कि भाई कॉन्शियस एक्सपीरियंस का विज्ञान है। ये हम लोग पहले भी क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उनकी मान्यता को हम एक मानेंगे कि जितने भी लोग ये मानेंगे कि वुंट का कॉन्शियस एक्सपीरियंस ही हम भी मान रहे हैं, तो फिर हम उस विचारधारा को मानने वाले हो गए और हम उस स्कूल के एक अनुयायी हो गए। ठीक है, एक फॉलोवर हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ये किसने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है? तो आपको याद रखना होगा, विलियम वुंट ने भी ये कहा था कि चेतन अनुभूति का विज्ञान है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? मनोविश्लेषणवाद, तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रॉइड का है। व्यवहारवाद वॉटसन का है। संरचनावाद टिचनर, वुंट वगैरह आते हैं। तो बच जाता है ग्रीक फिलोसोफर, यानी जब फिलोसफी के चंगुल से ये जस्ट निकला था
तो उस समय ये मान्यता थी, एक लेमैन की तरह मान्यता थी कि मन का अध्ययन किया जाता है। तो मन का अध्ययन के बारे में इसकी मान्यता थी। तो आंसर जो होगा उसका वो आंसर इनका ये हो जाएगा एंशिएंट ग्रीक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द स्पेसिफिक साइकोलॉजी वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड? किस वर्ष में मनोविज्ञान को वैज्ञानिक मान्यता मिली? जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लिप्जिग में इसकी स्थापना हुई और उसके साथ ही लिप्जिग जर्मनी में है। और कब स्थापना हुई? तो मैंने कहा कि 1879 में स्थापना हुई। 1879 सुनने से ही आप समझ लीजिए कि मनोविज्ञान का इतिहास जो है ना वो ज्यादा पुराना नहीं है। आप खुद देखिए 1879, 1979, 2020 अभी चल रहा है, तो मुश्किल से 150-200 साल पुराना ये हो गया है। तो बहुत पुराना नहीं है। आप दूसरे किसी सब्जेक्ट का आप देखिए, तो हिस्ट्री का देख लीजिए, लिटरेचर का देख लीजिए, तो वो सारे सब्जेक्ट हजारों साल पुराने हैं और उनका आविर्भाव, उनका जो स्थापना हुआ वो काफी समय पुराना है। वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पर साइकोलॉजी उतना पुराना नहीं है, ये 1879 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1879। और कहाँ हुआ? तो लिप्जिग में हुआ। किसने किया? विलियम मुंच ने किया। लिप्जिग कहाँ है? जर्मनी में है। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज? मनोविज्ञान को शाब्दिक अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतन का विज्ञान। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पिछले क्लासेस के अकॉर्डिंग आपने जो क्लासेस मेरे किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सोच सकते हो कि हम लोग तो मनोविज्ञान को बिहेवियर एनालिसिस का विज्ञान कहते हैं, यानी व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ व्यवहार का विज्ञान आप कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है कि लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ को समझना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि शाब्दिक अर्थ को समझना है, लिटरल मीनिंग को समझना है। तो आपको ये समझना होगा कि जब हमारी जो साइकोलॉजी की एकदम इंट्रोडक्टरी क्लासेस जो थी, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो थी, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइकोलॉजी जो जब फिलॉसफी से अलग हुआ, फिलॉसफी से ये अलग हुआ, तो साइकोलॉजी जो इंग्लिश का जो टर्म है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना था, जो कि था साइकी और लोगस। ठीक है, कौन कौन से वर्ड थे? वो थे साइकी, ठीक है, और लोगस प्लस लोगस। ये हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। ओके, तो साइकी का जो अर्थ था वो थी आत्मा, इसका अर्थ था आत्मा, और इसका अर्थ था, लोगस का अर्थ था इंटरप्रिटेशन, यानी वो विज्ञान जो कि आत्मा का अध्ययन करती है या आत्मा का विवेचना करती है। तो यहाँ ऑप्शंस में आप देख लीजिए क्या है कि मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और चेतन अनुभूति का विज्ञान। तो आंसर जो होगा वो हो जाएंगे, ये इरेज कर दे दो, ये थोड़ा सा हटा दूं मैं आपको। जो आंसर होगा वो होगा साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान है। तो ये क्लियर हो गया कि मनोविज्ञान का लिटरल मीनिंग हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को जब भी आता है तो थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर नहीं देखोगे तो इसका जनरल क्वेश्चन का आंसर आप दे देते हैं व्यवहार का विज्ञान या बिहेवियरल साइंस, जो कि हम रेगुलर क्लासेस में इसको डिस्कस करते हैं कि बिहेवियरल साइंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, J.B. Watson, the founder and father of School of Psychology, defined psychology as a science of. J.B. Watson ने जो मनोविज्ञान के एक स्कूल के संस्थापक भी थे, उनके अनुसार मनोविज्ञान किसका विज्ञान है?
अब चूंकि हमने क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल भी हम लोग जो अभी जस्ट बात कर रहे थे कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। तो व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा? क्योंकि जब फिलॉसफी से ये अलग हुआ, विलियम वुंट ने फिलॉसफी से इसको अलग किया और लिप्जिग में इसकी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, तो उनका यही मानना था कि चेतन अनुभूति का विज्ञान है। और अनुभूति जो होती है ना, फीलिंग्स जो होती है, उसके अकॉर्डिंग हम साइंस नहीं किसी को मान सकते, क्योंकि फीलिंग्स जो होती है वो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, आत्मगत चीज है। आपको फीलिंग हो रही है, मैं आपको जज नहीं कर पाऊंगी आपकी फीलिंग्स को। आप जब तक अंदर की बात को बताएंगे नहीं, तब तक मैं आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती हूँ। तो बिहेवियर ही एक ऐसा टर्म है, बिहेवियर जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, और बिहेवियर को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। किसी भी बीमारी का निदान हम कर सकते हैं बिहेवियर एनालिसिस के द्वारा। एक छोटे से बच्चे को, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक छोटे से बच्चे को रो रहा है, ठीक है, वो रो रहा है, उसे भूख लगी है। आप समझ जाते हो कि उसे भूख लगी है, आप उसे दूध पिला देते हो या खाना दे देते हो। उसके बाद भी अगर वो रो रहा है तो वो बोल नहीं सकता है, छोटा बच्चा है, बेबी है, वो बोल नहीं सकता है, तो उसके बिहेवियर को एनालिसिस आप क्या करते हो कि भाई वो रो रहा है, उसको मैंने दूध भी पिला दिया, पेट भरा हुआ है, फिर भी वो रो रहा है, यानी उसको जरूर स्टमक पेन है या कोई और प्रॉब्लम है। तो तब आप उसका दूसरा ट्रीटमेंट करते हो। तो ये जो था ना, ये रिवॉल्यूशन था साइकोलॉजी के फील्ड में कि जेबी वॉटसन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान, साइकोलॉजी जब बिहेवियरल साइंस हम लोग कहते भी हैं, और इसके कारण ही इसको एक वैज्ञानिक मान्यता मिली मनोविज्ञान को। और जेबी वॉटसन का योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए जिस तरह से विलियम वुंट को हम याद रखते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, उसी तरह जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के तौर पे हम याद रखते हैं। तो इनका नाम भी हमें याद रखना होगा। तो आंसर जो है वो बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। The next question is, the concepts like introspection and conscious experience are associated with आत्मनिरीक्षण या अंतःनिरीक्षण और चेतन अनुभूति किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं, इस पर ध्यान देना। आत्मनिरीक्षण या अंतःनिरीक्षण क्या है, पहले ये समझना होगा हमें, ठीक है। तो 1879 में जब विलियम वुंट ने साइकोलॉजी की फर्स्ट लैबोरेटरी लिप्जिग यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की, तो उन्होंने एक विचारधारा को माना और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है, मन का विज्ञान नहीं है, जैसा कि ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था, ठीक है। और जब उन्होंने ये कहा कि चेतन अनुभूति का विज्ञान है, तो चूंकि हम सभी जान रहे हैं कि अनुभूति एक सब्जेक्टिव मैटर है, एक आत्मगत चीज है, जिसके बारे में आप जब तक बताओगे नहीं तब तक आपकी अनुभूति को कोई समझ नहीं सकता है। तो इसके अध्ययन इसका कैसे किया जाए, तो इसके अध्ययन के लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को बताया और कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की। तो ये जो सिद्धांत दिया गया, ये विलियम वुंट के द्वारा दिया गया, और विलियम वुंट जो थे, उनकी जो मान्यता थी, उनकी जो विचारधारा थी, उसे संरचनावाद कहा जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। इसलिए अंतःनिरीक्षण और चेतन अनुभूति किससे जुड़े हुए हैं, तो ये फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म जो थे वो थे विलियम वुंट। तो आंसर जो होगा इसका, ये होगा स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, संरचनावाद होगा। तो इसको याद रखना होगा कि अंतःनिरीक्षण क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि आप फीलिंग्स के बारे में जानकारी कैसे पाएंगे। तो जब तक मैं अपनी फीलिंग्स को अंदर से बताऊंगी नहीं, अंतःनिरीक्षण यानी खुद का ऑब्जर्वेशन मैं नहीं करूंगी, कोई दूसरा नहीं करेगा, बल्कि मुझे खुद ही बताना होगा आपको कि मुझे दुख है या खुशी है या जो है, तब आप समझ पाओगे मेरे अंदर की फीलिंग्स को। नाउ द नेक्स्ट, E.B. टिचनर 1867 to 1927 defined psychology as a science of। E.B. टिचनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा है।
अब यहाँ बात आ रही है ईबी टिचनर। ओके, तो ईबी टिचनर कौन थे? ईबी टिचनर हमें याद रखना होगा कि विलियम वुंट के ये एक स्टूडेंट थे, उनके एक अनुयायी थे, उनके एक फॉलोवर थे। ओके, और विलियम वुंट किनको मानते थे? ये याद रखिए आप कि विलियम वुंट मानते थे चेतन अनुभूति का विज्ञान, और टिचनर ने भी कहा कि तात्कालिक अनुभूति का विज्ञान, यानी इमीडिएट जो हमें इमीडिएट एक्सपीरियंस हमें होता है, तत्कालिक जो तुरंत अनुभूति होती है, उसके अध्ययन की बात टिचनर ने की है। और इसीलिए संरचनावाद के वो फॉलोवर भी माने गए, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि इमीडिएट एक्सपीरियंस को टुकड़ों में उन्होंने बांटा और ये बताया कि एक्सपीरियंस की जो रचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो 3 फेजेज में होती है। पहला हो गया सेंसेशन, सेकंड हो गया, पहला जो है वो है हम लेते हैं सेंसेशन। ओके, थोड़ा सा ये कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है बट इट्स ओके। सेंसेशन हो गया, ठीक है। सेकंड जो होता है वो इमेज है। ओके, इमेज। एंड थर्ड जो है वो है अफेक्शन। ओके, देखिए यहां जो बात हो रही है ना, मैं उसको बताती हूं आपको। देखिए यहाँ उन्होंने बात की, 3 चीजों की बात की है तात्कालिक अनुभूति के बारे में। वो की है सेंसेशन, इमेज और अफेक्शन, और बताया है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस का कंस्ट्रक्शन का निर्माण इन 3 चीजों से होता है। क्या क्या होता है? सेंसेशन यानी संवेदना, इमेज यानी एक प्रतिमा हमारे दिमाग में बैठती है, और अफेक्शन यानी कि मनोभाव, वो एक भावना की अनुभूति होती है। तो यहाँ ऑप्शंस में हम देखेंगे क्या था। व्यवहार का विज्ञान, तो आप सभी को पता है कि व्यवहार का विज्ञान जो है वॉटसन ने दिया था। मन का विज्ञान ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था। अनुभूति का विज्ञान यानी तात्कालिक अनुभूति की हम बात कर रहे हैं, तो टिचनर का जो योगदान था वो तात्कालिक अनुभूति में था। तो तात्कालिक अनुभूति का विज्ञान, ये ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की? ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, और हर फील्ड के बारे में हम देख रहे हैं। जब स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, जब बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, तो फिर ये भी एक फील्ड है जो कि है इंटेलिजेंस टेस्ट का। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट की शुरुआत जो किसने की, तो ये आपको जानना जरूरी है कि अल्फ्रेड बिनेट, एक ऐसे, इसका आंसर पहले हम लिख देते हैं। अल्फ्रेड बिनेट जो होंगे वो है। अल्फ्रेड बिनेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुद्धि के क्षेत्र में अल्फ्रेड बिनेट का योगदान बहुत बड़ा है। वो काफी समय से प्रयास कर रहे थे बुद्धि को नापने की, बुद्धि को मेजर करने की, और अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में, कब किया था उन्होंने, तो 1905 में किया था। हाँ, उन्होंने किया था कब? 1905। ओके, 1905 में किया था। और किसके साथ किया था उन्होंने? बीने ने किया था, साइमन के साथ किया था। ओके, साइमन। इसलिए इस जो बुद्धि परीक्षण था, जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, उसे बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले 1905 में इसे एस्टेब्लिश किया, और किस लिए इसे तैयार किया था? फ्रांस में जो छोटे बच्चे थे उनकी बुद्धि परीक्षण की जांच के लिए उन्होंने किया था। और इन्होंने एक अन्य साथी जो मैंने कहा साइमन के साथ मिलके किया था, इसलिए बीने साइमन टेस्ट कहा जाता है। और टाइम टू टाइम इसमें फिर संशोधन होते रहे, कुछ चेंजेस होते रहे, जैसे 1905 में हुआ, फिर 1908 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। तो ये जो है ना, जो चेंजेस हैं वो तो किए गए, पर अल्फ्रेड बिने का जो योगदान है वो बुद्धि परीक्षण में सबसे ज्यादा है। और यहाँ एक और चीज है जो है मेंटल एज। इसे भी ध्यान रखना होगा आपको कि मेंटल एज
का कॉन्सेप्ट भी जो है ना वीने ने ही दिया था। प्रीवियस क्लास में जहां हम लोगों ने आईक्यू के बारे में पढ़ा था, वहां हम लोगों ने मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, इन सब के बारे में पढ़ा था। इंटेलिजेंट कोसेंट क्या होता है, किसने, स्टर्न ने दिया था, टर्मन ने दिया था, किसने दिया था, इन सब के बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बुद्धि परीक्षण में। तो इस टर्म को आपको ध्यान रखना होगा, मेंटल एज के टर्म को, बुद्धि परीक्षण के टर्म को, ये सब किसने दिया था। और बुद्धि के क्षेत्र में सबसे पहला काम जो किया था वो बीने ने किया था। बीने ने ही इंटेलिजेंस टेस्ट की स्थापना की थी। तो बुद्धि के क्षेत्र में बीने का योगदान है। तो नेक्स्ट, Who is the founder and principal proponent of psychoanalysis? मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ जो मनोविश्लेषणवाद की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मनोविश्लेषणवाद है क्या। तो नाम से ही स्पष्ट है, मनोविश्लेषण यानी मन का विश्लेषण किया जाता है और उस स्कूल, उस विचारधारा, उस संप्रदाय को मानने वाले लोग जो ये मानते हैं कि मन का विश्लेषण करता है मनोविज्ञान, तो उसके संस्थापक जो थे वो थे सिगमंड फ्रॉयड। यहाँ एक ये ऐसा नाम है जो कि साइकोलॉजी के फील्ड में एक माइलस्टोन है। आज जितने भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, जितने भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनमें सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांतों को, उनकी थियोरीज को बहुत ही मान्यता दी जाती है। सिगमंड फ्रॉयड एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत है साइकोलॉजी के फील्ड में जिन्होंने बहुत सारे संप्रत्यय को हमें दिया। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में, जो मन के अकारात्मक और गत्यात्मक पहलुओं के बारे में हम लोग, टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ चुके हैं। मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक जो सिगमंड फ्रॉयड थे, उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की, बच्चों के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की। उनका कंट्रीब्यूशन इन सभी चीजों में, उनका ये मानना था कि जो रिप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, वो हमारे पूरे लाइफ को लीड करती हैं, हमारे पूरे जीवन को वो चलाती हैं और जिनके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं होती है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड की बात की उन्होंने, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की उन्होंने, रिप्रेस्ड डिजायर्स की बात की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान वो रखते हैं साइकोलॉजी के फील्ड में। तो मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड होंगे, ये हो गया आपको ये, ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड, ये आंसर होगा इसका। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who defined psychology as the science of immediate experience with consciousness being the main subject matter? किसने यह कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु तात्कालिक अनुभूतियां हैं? किसने ये कहा कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो तात्कालिक अनुभूतियां हैं? ठीक है, तो किसने यह कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु तात्कालिक अनुभूतियां हैं? आंसर पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा इसका। तो विलियम जेम्स होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखिए। ठीक है, विलियम जेम्स, इसका आंसर होगा विलियम जेम्स, ये आंसर बी। ओके, अब विलियम जेम्स कौन थे? विलियम जेम्स का ये मानना था कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, बोथ ऑफ इट्स फेनोमेना एंड ऑफ देयर कंडीशंस। उनका ये मानना था कि फेनोमेना या घटना का तात्पर्य अनुभूति या एक्सपीरियंस से है। जेम्स ने ही माइंड बॉडी पैरेललिज्म को नहीं माना। उन्होंने ये कहा, माइंड बॉडी पैरेललिज्म जो थी वो वुंड की अवधारणा थी। उन्होंने ये कहा कि माइंड बॉडी की पैरेललिज्म की या समानांतरवाद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन और शरीर दोनों एक साथ ही अनुक्रिया करते हैं और उनके करने की आवश्यकता भी है। यानी अगर किसी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो मन और शरीर दोनों को साथ साथ अनुक्रिया करनी होगी। ठीक है, तो विलियम जेम्स जो थे वो भी, उनका ये मानना था कि तात्कालिक अनुभूतियां यानी इमीडिएट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी भी जीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। वो कौन सी चीज है जो किसी भी जीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि हमें इवोक करती है, हमें कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसका आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है स्टिमुलस या उद्दीपन। देखिए, मनोविज्ञान के बेसिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान के बेसिक्स में कोई भी चीज जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, हम उसे जनरल टर्म में, लेमन टर्म में हम वस्तु कह सकते हैं, ठीक है, वस्तु कह देते हैं। लेकिन यही इसे हम मनोविज्ञान में उद्दीपन कहते हैं या स्टिमुलस कहते हैं। बार बार ये सारे ही एक्सपेरिमेंट्स भी जो हम करेंगे उसमें भी उद्दीपन की बात होगी, उद्दीपन, अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की जाएगी। तो स्टिमुलस कुछ भी नहीं है, एक बाहरी ऐसी चीज है जो हमें कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या हमें बाध्य करती है या हमें धक्का देती है। जैसे मोटिव हो गया, मोटिव भी होता है ना, किसी मोटिवेशन के कारण ही हम कोई कार्य करते हैं, तो जस्ट लाइक उद्दीपन भी वही चीज हो गया। तो स्टिमुलस वो बाह्य वस्तु है जो हमें प्रभावित कर रही है और जिसके कारण हम कोई प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपका क्लास ले रही हूँ, एक मच्छर आके मुझ पर बैठता है। उस मच्छर के द्वारा मेरा ध्यान उस ओर जाता है, पढ़ाई छोड़ के, और मेरा ध्यान उस मच्छर की ओर जाएगा और मैं उस मच्छर को मारूंगी। तो मच्छर क्या हुआ, एक उद्दीपन हुआ, एक स्टिमुलस हुआ, और उस स्टिमुलस के द्वारा मेरे को प्रतिक्रिया करनी पड़ी, मुझे रिस्पॉन्स करनी पड़ी कि उस मच्छर को मारना। ये मेरा रिस्पॉन्स हुआ। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो है ना, वो मनोविज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्थान है। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे ही सारी जो बिहेवियरल हमारी रिस्पॉन्सेस हैं वो टिकी हुई हैं और उसके अनुसार ही सारी जो कंडीशंस हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बिहेवियर हम करते हैं, वो उद्दीपन रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे ही टिका हुआ है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सिगमंड फ्रॉइड फिर से आ गए। सिगमंड फ्रॉइड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ fill in the blanks in psychology। सिगमंड फ्रॉइड को मनोविज्ञान में किस संप्रदाय का पिता माना जाता है? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि सिगमंड फ्रॉइड से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और प्रीवियस भी हमने क्वेश्चन को डील किया था। वो क्या किया था कि मनोविश्लेषणवाद, यानी मन का विश्लेषण करने वाले संप्रदाय या विचारधारा के संस्थापक जो थे वो सिगमंड फ्रॉइड थे। इसलिए इनके स्कूल को साइको एनालिटिक स्कूल कहते हैं। तो आंसर होगा मनोविश्लेषण। Now this is the next question. Okay, Ebbinghaus had done the pioneering experiments on। एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में प्रयोग करने किया या किस क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध है? जैसे मैंने आपको बताया, विलियम वुंट का एक अलग स्थान है, वॉटसन का बिहेवियरिज्म के लिए स्थान है, फ्रॉइड का मनोविज्ञान में एक अलग स्थान है, मनोविश्लेषणवाद के वो संस्थापक थे। उस बीने का एक अलग योगदान है, बीने साइमन, जो कि इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अधिक काम किया है। सेम ऐसा ही है एबिंगहॉस का। एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया है। उन्होंने मेमोरी पे कार्य किया है। एबिंगहॉस ने मेमोरी पे काफी काम किया है, मेमोरी पे, फॉरगेटिंग पे, स्मरण पे बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने इस दौरान नॉनसेंस सिलेबल्स की बनाए थे। उन्होंने 2300 नॉनसेंस सिलेबल बनाए थे। नॉनसेंस सिलेबल क्या होते हैं? निरर्थक पद होते हैं। वो वैसे वर्ड होते हैं, छोटे से वैसे 3 लेटर वर्ड होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं रहता है, मीनिंगलेस होते हैं। अब सोचने की बात है कि मीनिंगलेस उन्होंने क्यों बनाए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब कोई मीनिंगफुल वर्ड आता है हमारे पास, तो उसका हम एसोसिएशन करते हैं या साहचर्य स्थापित करते हैं किसी चीज के साथ, और वो हमें जल्दी याद हो जाती है। और निरर्थक पद होंगे, नॉनसेंस सिलेबल होगी, तो
वो हमें जल्दी याद नहीं होगी। यानी कि कठिनाई का स्तर सभी के लिए समान रहे, इसके लिए उन्होंने 2300 नॉनसेंस सिलेबल की स्थापना की थी। हम लोग क्लास में भी तो नॉनसेंस सिलेबल कई बार बनवा चुके हैं बच्चों से, है ना, आप लोगों से हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस किया है। तो 2300 निरर्थक पदों की उन्होंने स्थापना की। एबिंगहॉस ही ऐसे थे जिन्होंने रिटेंशन यानी धारणा की स्थापना की, बताया, धारणा के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे जो मेमोरी ट्रेसेस हैं उनकी धारणा हमारे दिमाग में होती है। ठीक है, तो एबिंगहॉस का नाम मेमोरी के लिए जाना जाता है। द आंसर इज मेमोरी। ओके, यहाँ फिर थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। राइट आंसर इज स्मरण। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज कॉइन्ड बाय। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था? पहले प्रभाव के नियम पर बाद में हम देखेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर है थॉर्नडाइक। ओके, थॉर्नडाइक एक अलग नाम है मनोविज्ञान के फील्ड में, जिन्होंने लर्निंग पे बहुत अधिक काम किया था, सीखने पर बहुत अधिक काम किया था, अधिगम पे बहुत अधिक काम किया था। उनका ये मानना था, उन्होंने प्रभाव का जो नियम दिया, थॉर्नडाइक का ये मानना था कि किसी भी कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर ही करते हैं हम, और उसके प्रभाव के आधार पर करने के कारण ही हम उसे सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं। समझने की बात है कि जिस कार्य का इफेक्ट या प्रभाव सही होगा, संतोषजनक होगा मेरे लिए, उस कार्य को मैं बार बार करना चाहूंगी, और अगर जिस कार्य से मुझे असंतोष होगा या निगेटिविटी होगी, मैं उस कार्य को नहीं करना चाहूंगी। तो जब मैं किसी कार्य को करना चाहूंगी तो मैं बार बार करूंगी और मैं उस कार्य को सीख जाऊंगी, और जब मुझे उससे कोई निगेटिव रिस्पॉन्स मिला, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे असंतुष्टि हुई, मुझे मेरे दिमाग में नहीं वो फिट हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगी, उससे भागूंगी और मैं उस काम को करूंगी नहीं, और चूंकि मैं करूंगी नहीं इसलिए मैं वो सीखूंगी नहीं। तो फिर ये सिद्धांत जो था ना, ये थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया। और सेम यही हम चाइल्ड साइकोलॉजी में भी पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करते हैं, जो कि इफेक्ट, लॉज ऑफ इफेक्ट पर ही चलता है। वो क्या प्रभावी कार्य करता है, वो है कि पनिशमेंट से ज्यादा फायदा जो होता है ना, रिवॉर्ड का होता है। बच्चों को अगर कुछ सिखाना हो तो आप रिवॉर्ड दीजिए, वो बार बार करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये होगी कि अगर मैं करूंगा तो मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे वो प्रोत्साहन मिलेगा। एक रिवॉर्ड आपको कोई गिफ्ट ही नहीं हो सकता है, रिवॉर्ड कोई प्राइज ही नहीं हो सकता है, बल्कि रिवॉर्ड एक प्रेज भी हो सकता है। आप एक थोड़ा सा शाबाशी भी दे देते हो क्लास में, तो बच्चों में सीखने के प्रति बहुत ललक हो जाती है। तो वो लॉज ऑफ इफेक्ट के द्वारा ही वो सीखते हैं, और लॉज ऑफ इफेक्ट में जो है वो पॉजिटिव, जो रिवॉर्ड जो होता है ना, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे को। तो लर्निंग के फील्ड में थॉर्नडाइक और उनका लॉज ऑफ इफेक्ट, उन्होंने एक्चुअली 3 लॉज दिए थे, लॉज ऑफ एक्सरसाइज, लॉज ऑफ रेडीनेस और लॉज ऑफ इफेक्ट। तो ये तीनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका थॉर्नडाइक का नाम जो है वो लर्निंग के फील्ड में जाना जाता है, साइकोलॉजी के। Now the next question and the last question is, who established the first experimental psychological laboratory? मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिप्जिग यूनिवर्सिटी का लिया था, सेम वही क्वेश्चन है ये। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ हुई स्थापित? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में हुई। लिप्जिग यूनिवर्सिटी कहाँ है? जर्मनी में है। किसने की? तो आंसर इसका हो जाएगा विलियम वुंट। तो आंसर ये है, विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की। ओके, अब यहाँ चूंकि यहाँ हम ऑप्शंस पे आते हैं, थोड़ा सा इस ऑप्शंस पे देख लें। ऑप्शंस से हमें कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और कुछ संप्रदायों की, कुछ विचारधाराओं की चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बेसिक्स इसका पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सिगमंड फ्रॉयड है, जिसके बारे में हम इस क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं कि मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस के संस्थापक जो थे, वो साइको एनालिटिक थ्योरी के संस्थापक जो थे वो थे सिगमंड फ्रॉयड। ओके, सिगमंड फ्रॉयड थे। बीएफ स्किनर जो थे, स्किनर ने क्या किया था, उन्होंने भी लर्निंग पे काम किया था और उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे इन्होंने बहुत काम किया था। इवान पावलोव, पावलोव का नाम भी अलग ही एक स्थान रखता है और उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। उन्होंने अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, इनका भी योगदान बहुत अधिक है। और विलियम वुंट जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे बड़े, इनको तो मतलब क्या बोले, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये संस्थापक थे और उन्होंने लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। और फ्रॉयड, स्किनर और पावलोव का नाम जो है, ये सब अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं जो कि अपनी फील्ड में इन्होंने काफी काम किया है। तो देखिए, एक सबसे बड़ी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है साइकोलॉजी में कि साइंटिस्ट का नाम याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये मैंने आपको कहा कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो इंडिया में हुई नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जर्मनी में हुई, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में हुई। तो जितने भी स्टार्टिंग के जो भी काम हुए हैं, काफी लंबे समय तक जो काम हुए हैं, वो फॉरेनर्स ने किया है। जो फॉरेनर, जो साइकोलॉजिस्ट थे, साइकियाट्रिस्ट थे, उन लोगों ने किया है। तो नाम भी सारे फॉरेनर्स के हैं, तो थोड़ा उनको याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर अगर उनके किए हुए कार्यों से आप उन्हें याद रखेंगे, अगर उनकी जो स्कूल्स हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो संप्रदाय हैं, उनसे अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। विलियम वुंट को इस पूरे आप 15 क्वेश्चंस के सेट में आप देखेंगे कि रूट ऑफ बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ साइकोलॉजी की चर्चा हम लोगों ने की है। बेसिक प्लेटफॉर्म क्या है, क्या क्या आप बेसिक जानकारियां आपको चाहिए, वो आपको इन सारे 15 क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। विलियम वुंट से लेकर, जेम्स से लेकर, टिचनर से लेकर, वॉटसन से लेकर, आपको फ्रॉयड ने कोई काम किया है, स्किनर ने किया है, पावलोव ने किया है। और बिहेवियरिस्ट कौन थे, बिहेवियरिज्म की स्थापना किसने की, साइको एनालिसिस की स्थापना किसने की, संरचनावाद की स्थापना किसने की, इन सब चीजों के बारे में इस 15 क्वेश्चन में हमने डील किया है और एक बेसिक प्लेटफॉर्म आपको समझाया है, ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा रहे कि मनोविज्ञान के जो संस्थापक थे, जो स्टार्टिंग के लोग थे, उन लोगों ने कितना अधिक काम किया। बुद्धि के क्षेत्र में बीने का काम बहुत मायने रखता है। सिगमंड फ्रॉयड ने छोटे बच्चों की साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट है, उसकी बहुत अधिक उस पर बल दिया। उन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की, उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात की। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म में चेतन अनुभूति को अगर उन लोगों ने, वुंट ने माना, तो फिर चेतन अनुभूति का किस तरह से अध्ययन किया जाता है, तो उसके लिए फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात की गई। तो इस क्लास में आई होप आप सबने इन क्वेश्चंस के माध्यम से बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में एक प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश की होगी और समझा होगा। इस पूरी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको होता है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। नेक्स्ट फिर आगे के क्लासेस में फिर कौन सा क्लास लूं, कैसे क्लासेस आपके लिए जाएं, इसके बारे में भी आप सजेशंस दे सकते हैं, उसको मैं फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय।